तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक, दैट इज यूनिट 2, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सब एक्सपेक्ट करके चलो कि आपका इंस्टीट्यूट 4 नंबर का सवाल पूछ सकता है। हो सकता है कि आपको क्या कहे कि दो कंसेप्ट बोल दे कि दो कंसेप्ट के ऊपर आपको नोट लिखना है, तो 2-2 मार्क्स का नोट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा। अगर ये आएगा, अगर ये आया इस चैप्टर में से, इट विल बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो छोड़ के जाने की गलती मत करना। ठीक है, बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है। हमने क्या करना है, बस तुमने ध्यान से सुनना है। जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना ध्यान से सुनना। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन, तीनों का मतलब मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मेन हमारा टॉपिक है, जो कंसेप्ट हैं सबसे पहले उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट बोल दूं या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोल दूं, एक ही बात है। ये एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता क्या है? एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस एंटरप्राइज है, और जो बिजनेस ओनर है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्या मीन्स बिजनेस इज कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो बुक कीपिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस की बुक्स को अलग बनाना चाहिए और बुक्स को, ओनर की बुक्स को अलग बनाना चाहिए। ठीक है, ओनर की बुक्स को अलग बनाना चाहिए। तो जब हम किसी बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं तो सिर्फ उन इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करो, सिर्फ उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करो जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस यूनिट को अफेक्ट कर रहे हैं। बाकियों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बाकियों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, मान साहिल नारंग एंड एसोसिएट्स जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, साहिल नारंग की बुक्स अलग बनेंगी, साहिल नारंग एंड एसोसिएट्स की बुक्स अलग हैं। ये बोलता है बस ये कंसेप्ट। ठीक है, अब फटाफट से रीड करेंगे क्या है इस कंसेप्ट का क्रक्स। एंटिटी कंसेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंटरप्राइज सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अकाउंटेंट शुड ट्रीट बिजनेस एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर. Business transactions are recorded in the business books of accounts and owner transactions are recorded in the personal books of account. साहिल नारंग की जो बुक्स बनेंगी वो अलग बनेंगी, बिजनेस की बुक्स अलग बनेंगी, साहिल नारंग एसोसिएट्स की। द प्रैक्टिसिंग ऑफ डिस्टिंग्विश द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर्स ओरिजिनेटेड ओनली इन द अर्ली डेज ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग। कह रहे हैं जब डबल एंट्री बुक कीपिंग स्टार्ट हुआ तब ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई कि भाई बिजनेस को अलग रखो, पर्सनल को अलग रखो। This concept helps in keeping the business affairs free from influence of the personal affairs. बिजनेस अफेयर्स और पर्सनल अफेयर्स का, कि पर्सनल अफेयर्स का इंपैक्ट बिजनेस पे ना पड़े। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इज अप्लाई टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये लगता ही लगता है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट मींस दैट एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो एंटरप्राइज है यानी जो बिजनेस है वो लायबल है ओनर को पे करने के लिए जो कैपिटल लगाया है ओनर ने। ओनर ने पैसा लगाया है, वो रिस्क कैपिटल है, तो वो क्लेम करेगा प्रॉफिट के ऊपर। अब जिसने पैसा लगाया उसका प्रॉफिट के ऊपर हक कहना, भाई अगर मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है तो अगर रिस्क ले रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं, तो अगर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट होगा उसके ऊपर भी तो मेरा राइट है। ठीक है, तो प्रॉफिट का पोर्शन भी जो है वो ओनर को मिलना चाहिए, जो पेएबल होता है। ठीक है, जो क्या बन जाता है, पेएबल बन जाता है। अब अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज अप्रोशन टू द ओनर एंड इमीडिएटली पेएबल बिकम्स करंट लायबिलिटी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। अगर एक कॉर्पोरेट एंटिटी है उस केस में क्या करते हैं कि कुछ पोर्शन प्रॉफिट का अलग करके उसी साल बांट देते हैं। जैसे डिविडेंड देख लो, डिविडेंड जो होता है वो क्या करते हैं, कंपनी जो है डिविडेंड बांटती है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ध्यान रखना हर एक टाइप की एंटिटी में लगता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है। अब आगे देखो, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 7 लाख रुपए की कैपिटल के साथ, परचेज करिए मशीनरी 5 लाख रुपए की और मेंटेन करता है बैलेंस कैश इन हैंड। तो फाइनेंशियल पोजीशन अगर तुम देखो तो कैपिटल 7 लाख की होगी, मशीनरी 5 की होगी, कैश 2 का हो गया। इसका मतलब क्या है कि एंटरप्राइज ने ओनर को, एक्स को कितना देना है, 7 लाख रुपए देना है। अगर एक्स जो है 5,000 स्पेंड करता है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, तो उसको बिजनेस खर्चे की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे कैपिटल इफेक्ट होगी। वाई? क्योंकि ड्रॉइंग्स है, कैपिटल इफेक्ट होगी उससे। ठीक है, उसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई ना, कैश कम हो गया बिजनेस से, है ना। तो कह रहे हैं फॉलोइंग द एंटिटी कंसेप्ट रिवाइज फाइनेंशियल पोजीशन कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। कैपिटल 695 रह जाएगा, कैश 195 रह जाएगा, खत्म। इजी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया। पार्टनरशिप फॉर्म में भी क्या होगा,
पार्टनरशिप फॉर्म अलग एंटिटी है, पार्टनर्स अलग एंटिटी है, ठीक है। कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी जो होती है उस केस में मैं कह रहा हूं कि जो शेयर होल्डर का लाइफ स्पैन है उसके ऊपर कंपनी डिपेंड नहीं करती एग्जिस्टेंस। कंपनी के केस में एक वर्ड यूज करा जाता है, क्या वर्ड यूज करा जाता है? कंपनी के फीचर्स के अंदर एक कंपनी का एक फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। उसका मतलब क्या होता है कि मतलब अगर सारे पार्टनर रहेगी, पार्टनर मर भी गए अगर, कंपनी के केस में पार्टनर कहां से आ जाएंगे नमूनो? मतलब जो उनके डायरेक्टर मैं ना मैं कहाँ है बैठ मेरा बेटा कंपनी के केस में शेयर होल्डर होते हैं नमूनो, शेयर होल्डर होते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर की मृत्यु हो भी जाती है, कोई शेयर होल्डर मर भी जाता है, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ओनरशिप तो शेयर होल्डर के पास होती है ना? ओनरशिप किसके पास होती है कंपनी के केस में? शेयर होल्डर के पास नहीं होती। अगर कोई शेयर होल्डर मर भी गया तो कंपनी खत्म। कंपनी साइड में तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा है, मुझे कितना पता है। परफेक्चुअल सक्सेशन। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब सुनो ये वाला कंसेप्ट जो है, अब फटाफट से सुन लोगे। मैं कह रहा हूँ एडिशनल चीजें तुम लोगों ने सुनने की चलनी है। ठीक है, तुम्हारी किताब में लिखी है नहीं लिखी, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहो फटाफट। ये कंसेप्ट हर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा। ठीक है, ये क्या देता है, एक सोल्यूशन दे रहा है कि आप सेपरेट कर सकते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन को पर्सनल ट्रांजेक्शन से। हमें ये पता लग जाएगा कि जितना कैपिटल लगाया है एम्प्लॉयड है उसके ऊपर रिटर्न क्या आ रही है। एंश्योर करता है कि जो भी पैसा लगाया है ओनर्स ने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करा जा रहा है। ठीक है, फिर हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी बाहर वाले के साथ फर्म के नाम के ऊपर। देन एडवांटेजेस क्या है कि ये कंसेप्ट किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लग जाता है। यही बेस है डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, ये सेपरेट कर देता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को पर्सनल ट्रांजेक्शन से, ये इसका एडवांटेज भी है। देन ये कंसेप्ट जो होता है कहेंगे इसका क्या है कि व्यू पॉइंट ऑफ द मतलब अकाउंटिंग जो करी जाती है वो किसके व्यू पॉइंट से करी जाती है? बिजनेस के व्यू पॉइंट से करी जाती है, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। देन बस दैट्स इट, खत्म, डन। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट? मनी मेजरमेंट क्या है? मनी का मतलब क्या है बेटा? पैसा, है ना, पैसा। हम लोग जो काम कर रहे हैं बेटा किसके लिए काम करते हैं? पैसे के लिए काम कर रहे हैं बेटा, बस। ठीक है, तुम भी जो पढ़ रहे हो सीए बन रहे हो किस लिए कर रहे हो बेटा? पैसे के लिए बेटा। मनी मेजरमेंट बस यही कहता है कि मनी क्या है, कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना। कहता है ये ट्रांजैक्शन कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जिसको आप मॉनिटरी टर्म्स के अंदर मनी के अंदर मेजर कर सकते हो ना, सिर्फ उनको ही हम रिकॉर्ड करके चलेंगे। मनी बेसिकली क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, जिसका पता है इसकी एक वैल्यू है। तो कह रहे हैं ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि कैपेबल है कि जिसको आप मॉनिटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हो, कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को आपको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो मेटीरियली इफेक्ट कर सकती हैं बिजनेस को, लेकिन अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते आप उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन या इवेंट जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिजनेस में। एग्जाम्पल के तौर पर इंप्लॉइज जो है ऑर्गेनाइजेशन के, अगर मान लो किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है, इंप्लॉय छोड़ो, मान लेते हैं किसी कंपनी के सीईओ की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब किसी कंपनी के सीईओ की डेथ हो गई मान लो, वो एसेट है एक तरह से, बहुत बड़ा एसेट था ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लॉस है ना, उसकी डेथ होती है, लॉस है। अब क्या उस लॉस को तुम मेजर कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में? यार ये मर गया ना हमारा 300 करोड़ का नुकसान, अगर मेजर नहीं कर सकते, बट इट इज समथिंग विच इज मटेरियली इंपैक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, बट आप उसको मॉनेटरी टर्म से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इंप्लॉइज क्या है? एसेट्स हैं, लेकिन हम उनको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब मॉनेटरी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जब लगता है तो वो क्या कहता है कि आप जो मेजर करोगे वो कौन सी यूनिट में करोगे? जिस कंट्री के अंदर आप हो उस कंट्री की जो रूलिंग करेंसी है। जैसे इंडिया की बात करके चल तो इंडियन रुपी के अंदर हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कि मैं अपने अकाउंट जो है जापानीज येन में बनाऊंगा, नहीं, मेरे को तो जापानीज येन में बनाने हैं। ठीक है, या जिम्बाब्वे की करेंसी में अपने अकाउंट बना रहा हूं कि मेरे को अपनी बर्थ ज्यादा दिखानी है ना, क्योंकि यहाँ का 1 लाख रुपए जिम्बाब्वे का कितना है? करोड़ों में है सर, पहुंचे में 1000 करोड़ में, है ना। तो मैं दिखा रहा हूँ नहीं जी 1000 करोड़ रुपए है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो वही कह रहे हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन है
आप कौन सी कंट्री के अंदर कौन सी करेंसी में रिकॉर्ड करोगे? जो आपकी रूलिंग कंट्री है बेसिकली उसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा बिजनेस है, मैंने ना 50 टीवी खरीदे हैं, 50 एलईडी खरीदे हैं जापान से, जापानीज येन के अंदर, ठीक है। मैंने क्या करा, 25 रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं, 100 मैंने मोबाइल फोन्स खरीदे हैं लोकल, ठीक है। 80 मैंने मान लेते हैं, 200 मैंने मान लो इंपोर्ट करे हैं, कहां से, यूएस से। अब अगर तुम यहाँ पर देखोगे अलग अलग करेंसी इन्वॉल्व, और रेफ्रिजरेटर तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि कितने का खरीदा। बाकी मैं तुम्हें फिर भी अमाउंट बताता हूँ, चलो ये इतने का खरीदा, ये इतने का खरीदा, इतने डॉलर का खरीदा, ठीक है। एक कॉमन मेजरमेंट निकालना जरूरी है, एक कॉमन मेजरमेंट निकालना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे हम एक कॉमन मेजरमेंट तक पहुंचेंगे। अब कह रहे हैं, अब इसके बाद क्या है बेटा, ये कंसेप्ट जो है इसके अंदर हम बात करके चलें। मैंने बोल दिया क्या सारा? आई थिंक मैंने सारा बता दिया तुम लोगों को। हाँ, इस कंसेप्ट का बेटा एक प्रॉब्लम है। इस कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम पहली क्या है कि ये कंसेप्ट ना स्टेबिलिटी के ऊपर अज्यूम करके चल रहा है कि भाई वैल्यू मनी की सेम रहेगी। तुम मुझे बता दो, क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेम होता है? नहीं नहीं जो 100 रुपए की चीज बेटा आज से 1 साल पहले मिलती थी, क्या आज भी 100 की मिलती है क्या? गोलगप्पे ही देख लो बेटा। एग्जाम्पल देने बेटा, कॉमन एग्जाम्पल देंगे, कभी 10 के 6 भी होते थे बेटा गोलगप्पे, आज 60 के 6 मिल रहे होते हैं, है ना, फर्क है। तो वो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। तो इस कंसेप्ट का दिक्कत ये है कि मनी मेजरमेंट के अंदर ये टाइम वैल्यू को कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं करके चलता, ये कहता है कि भी स्टेबिलिटी रहेगी मॉनेटरी वैल्यू के अंदर, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो, तो ये कहीं ना कहीं उनको जो है कंसीडर करके नहीं चलता है। मतलब कोई बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मॉनेटरी टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट दे आर इंपॉर्टेंट, वो आपकी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये उसको कंसीडर करके नहीं चलता। तो ये दो दो प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट के साथ, ठीक है। चलो फटाफट से पढ़ें एक बार। अब क्या लिखा है, कह रहे हैं एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मनी आर रिकॉर्डेड। कह रहे हैं जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हो सिर्फ उनको रिकॉर्ड करते हैं। कह रहे हैं सिंस मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू, दिस कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट ओनली दोस ट्रांजैक्शन अलोन दैट आर कैपेबल ऑफ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बी ओनली बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। Transaction, even if they affect the result of business materially, are not recorded if they are not convertible in monetary terms. Transaction and events that cannot be expressed in terms of money are not recorded in business books. कह रहे हैं जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिजनेस बुक्स के अंदर। Employees of the organization are the assets of the organization, but the measurement in the monetary term is not possible, therefore not included in the accounts of the organization. Measuring unit of the money is taken as the currency of the ruling country, that is the ruling currency of a country provides a common denomination कि किसमें वो वैल्यूज आएंगी। It may be mentioned that when the transaction occur across the boundary of a country, one may seek many currencies। कह रहे हैं जब एक कंट्री के बियॉन्ड हो रही है ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी करेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे एक बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए गुड्स अगर घर पे बेचे हैं, ठीक है, उसने क्या करें गुड्स 1 लाख यूरो में भी बेचे, तो टोटल सेल्स कितनी, अगर टोटल से देखो इंडियन रुपी हो गया 50 लाख रुपीज, प्लस साथ में क्या हो गया 1 लाख यूरो। तो अब यहाँ पर 1 लाख यूरो को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इंडियन रुपी के अंदर, तो एक यूनिफॉर्म मॉनिटरी यूनिट लाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि 1 यूरो किसके बराबर है, 71 रुपीज के बराबर है। तो यहां पर अगर तुमसे सेल्स पूछे तो कोई, तो तुम क्या कहोगे सर, 50 लाख रुपए डोमेस्टिक सेल्स प्लस 71 लाख रुपीज क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक सेल्स हो गई, और एक्सपोर्ट सेल्स कितनी हो जाएगी, 71 लैक्स। कैसे आएगी, 1 लाख को हमने 71 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। ये कंसेप्ट इग्नोर करता है मनी इज एन इनइलास्टिक यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट एज इट इज बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट assumption दैट परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इज नॉट ऑफ द सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू रिक्वायर द एडजस्टमेंट। बेसिकली टाइम वैल्यू की ही बात कर रहा है, बस थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि भाई मनी जो है ना वो क्या रहेगा, उसकी वैल्यू सेम है, जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, स्टेबिलिटी रहने वाली है, और स्टेबिलिटी एक्चुअल में नहीं होती है, ठीक है। मैनी मटेरियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड। तो यही दो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बताई थी। पहली प्रॉब्लम क्या है, ये कंसेप्ट मान के चल रहे भाई स्टेबिलिटी है। दूसरा है बहुत सारी ऐसी होती हैं ट्रांजेक्शन या इवेंट्स ऐसे होते हैं जो मटेरियल होते हैं, लेकिन उसको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है।
So therefore it is recognized by all the accountant that this concept has its own limitations and inadequacies. पहले तो जितने अकाउंटेंट है मानते हैं जी हाँ जी इस कंसेप्ट के अंदर कुछ कमियां हैं, तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए पॉसिबल नहीं है कि अडॉप्ट करे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट अ बेटर मेजरमेंट स्केल, इस वजह से इसको यूज करा जा रहा है। एंटिटी और मनी मेजरमेंट जो है वो बेसिक कंसेप्ट है। एंटिटी और मनी मेजरमेंट जो है बेटा ये ध्यान रखना बेसिक कंसेप्ट है। चलो अगला कंसेप्ट क्या आता है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या लगता है बेटा नाम से, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है? बेटा आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो किस पर्पज से स्टार्ट, किस इंटेंशन से स्टार्ट करते हो? प्रॉफिट से। ठीक है, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो किस स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो, सॉरी किस पर्पज से स्टार्ट करते हो? प्रॉफिट से। एक सेकंड देना बेटा। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपकी ये इंटेंशन होती है कि नहीं बिजनेस को बंद कर देंगे, थोड़ा टाइम काम करेंगे बंद कर देंगे? नहीं ना, आप यही मान के चलते हो ना बिजनेस कंटिन्यू रहे फोर्सिबल फ्यूचर के लिए। अब वो कंसेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न है, अभी उसके ऊपर आऊंगा डिटेल। मैंने बट उसको यहाँ पे रेफरेंस क्यों करा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये मान के चलता है कि इनडेफिनेट लाइफ एंटिटी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये मान के चलता है कि एंटिटी की जो लाइफ है वो कैसी है, इनडेफिनेट है। मतलब जितना टाइम आप फ्यूचर देख सकते हो आप उतना टाइम फोर्सिबल फ्यूचर, उतने टाइम के लिए बिजनेस आपको कंटिन्यू रहेगा। अब फोर्सिबल फ्यूचर क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा अभी तुम लोगों को। ठीक है, बेसिकली बस ये कंसेप्ट ये कहता है कि इस कंसेप्ट को बोलते हैं दिस इज कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। यानी एक बिजनेस एंटिटी को ना बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाएगी अगर वो क्या करेगा, मेजर ही नहीं करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अब वो बिजनेस आपने कितना टाइम कंटिन्यू रखना है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, वर्थ है जितना पैसा उसमें लगा रहे हो, एक्सपेंड करना है नहीं करना। बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको लेने होते हैं, और वो आप तभी ले सकते हो अगर आपके सामने क्या है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, आपको पता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना? अदरवाइज डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इट वॉज नेसेसरी, कह रहे हैं कि ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। कहते हैं एक बिजनेस एंटिटी के लिए बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाएगी, इनकन्वीनियंट है मेजर करना परफॉर्मेंस जो उसने अचीव करी है। अगर मान लो एक टेक्सटाइल, इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कह रहे हैं एक टेक्सटाइल मिल है, मान लो 100 साल वो रहती है, डिजायरेबल नहीं है ना कि हाँ जब 100 साल खत्म होंगे हम तभी देखेंगे अच्छा हमने 100 साल में क्या किया, है ना? दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। आप इसको ऐसे समझो, अकाउंटिंग से समझो, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, जनवरी 1 को या दिसंबर जब आ रहा होता है, एंड हो रहा होता है, एक बार तो हर इंसान सोचता है ना यार मैंने इस साल करा क्या क्या, है ना? कि अगले साल मुझे क्या अचीव करना है। जब हम एक नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं क्या एक बिजनेसमैन नहीं सोचता होगा? ठीक है, तो आप ये लेके चलो दैट दिस इज गिविंग राइज टू अ कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस पीरियोडिसिटी। ये कंसेप्ट ये कहता है कि एक स्मॉल और वर्केबल फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी लाइफ साइकिल है बिजनेस का उसको डिवाइड कर देंगे। और जनरली इसको क्या लिया जाता है, 1 ईयर। जनरली इसको क्या लिया जाता है, 1 ईयर। जरूरी नहीं है कि 1 ईयर ही हो, आप इसको 6 महीने ले सकते हो, 9 मंथ्स ले सकते हो, 15 मंथ्स ले सकते हो, लेकिन जनरली 1 ईयर लिया जाता है। अब ये 1 ईयर जो लिया जाता है हम कौन सा लेते हैं इंडिया में, हम ले लेते हैं अप्रैल टू मार्च वाला, क्योंकि इनकम टैक्स में भी हमारा अप्रैल टू मार्च वाला साइकिल चलता है। ठीक है, इनकम टैक्स में भी अप्रैल टू मार्च वाला ही साइकिल चलता है। ठीक है, आईटीआर हम वैसे फाइल करते हैं, इवन कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, कैलेंडर ईयर नहीं। तो इट कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकती है, इनकम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर बाहर की कंट्रीज में देखोगे वहां पर कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। ठीक है जी, तो वो यही कहता है कि आपने क्या करना है, जो लाइफ है बिजनेस की उसको डिवाइड कर लेना है कितने में, शॉर्ट स्पैन्स के अंदर, और आपने उस बेस के ऊपर अपनी पीरियोडिक स्टेटमेंट्स बनानी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, चलो पढ़िए कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट कहता है दिस कंसेप्ट इज आल्सो कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ द डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। कहने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनडेफिनेट लाइफ होती है एंटिटी के ज्यूम करते हैं। अब एक बिजनेस एंटिटी के लिए इनकन्वीनियंस हो जाएगी अगर परफॉर्मेंस मेजर करे एट द एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है, इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू मेजर परफॉर्मेंस अचीव बाय एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर एक टेक्सटाइल 100 साल रह रही है मील, तो इट इज नॉट डिजायरेबल टू मेजर द परफॉर्मेंस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ओनली एट एंड ऑफ द लाइफ। So a small and workable fraction of time is chosen out of the infinite life cycle
for measuring the performance and looking at financial position. Generally, 1 year period is taken up for performance measurement and appraisal. However, it may be also be take to be 6 months, 9 months, or 15 months. Then हमारे पास आता है according to this concept, account should be prepared after every period and not at the end of the life of entity. कहने हर एक पीरियड के बाद आपको अकाउंट्स बनाने चाहिए. Usually, this period is 1 calendar year. We generally follow 1st April to 31st of March of the immediately following year. Thus, a performance appraisal is not necessary to look into the revenue and expenses of an unduly long time frame. This concept makes the accounting system workable and the term accrual meaningful. कह रहे ये कंसेप्ट है तो जो कहीं ना कहीं जो वर्क एक्रूवल हम बात करते हैं उसको मीनिंगफुल बना रहा है. कह रहे इफ वन थिंक्स ऑफ द इनडेफिनेट टाइम फ्रेम नथिंग विल एक्रू. अगर आप मान के चल रहे हो कि भाई इनडेफिनेट टाइम पीरियड है फिर तो कुछ एक्रू ही नहीं होगा. देयर कैन नॉट बी अनपेड एक्सपेंसेस, फिर तो अनपेड एक्सपेंसेस हो ही नहीं सकते. रेवेन्यू आपका रिसिप्ट नॉन रिसिप्ट हो ही नहीं सकता रेवेन्यू का. तो एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्रूड रेवेन्यू जो होता है कहेंगे वो एक फिनाइट, फिनाइट का मतलब समझते हो ना, इनफिनाइट और फाइनाइट. फाइनाइट टाइम फ्रेम के अंदर उस फाइनाइट टाइम फ्रेम को हम क्या बोल रहे हैं, काउंटिंग पीरियड. तो बेसिकली आपका जो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है वो फैसिलिटेट करता है कि आप डिफरेंट पीरियड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन कर सकते हो, एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो प्रॉफिट निकालने के लिए अपना और एसेट्स देखने के लिए. आप मैच कर सकते हो जो भी आपका एक पर्टिकुलर पीरियड का रेवेन्यू है उसको एक्सपेंसेस के साथ, ताकि आपको पता लगे कि आपके रिजल्ट्स क्या है बिजनेस ऑपरेशंस के. ठीक है, समझ आया? तीनों कंसेप्ट क्लियर है? चलो बढ़े आगे. अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है, एक्रूवल कंसेप्ट. एक्रूवल कंसेप्ट के ऊपर भी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया हुआ था, मर्केंटाइल सिस्टम के ऊपर आया हुआ था. ठीक है, एक्रूवल कंसेप्ट मर्केंटाइल बेसिस एक ही बात होती है. ये क्या चीज है सुन लो जरा. एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि जो इफेक्ट है ट्रांजेक्शन्स के एंड अदर्स के. रुक जाओ बच्चे, एक सेकंड देना मुझे. हेलो. मुझे नींद आ रही है. साढ़े 10 बजे तक 3 कराया करो. तो मेरा मैसेज ही जा रहे हैं यार. देखियो, कहते कि हम इस पे इंडियन बैंक वाले कहते हैं इस पे ये मैसेज कर दो रजिस्टर मोबाइल नंबर और ये बस अभी डिलीवरी नहीं हो रहा है यार. क्या करूं, मेरा नंबर ही नहीं रजिस्टर हुआ अभी तक अकाउंट में. मेरे पीछे तो ना, और क्या भेजते रहो. क्या ही हो रहा है पे जाए ना उनके पास. आज ज्यादा पासबुक भी नहीं है. पहले तो आधार कार्ड अपडेट कराऊं भाई. आधार कार्ड अपडेट होता ना सारा कुछ हो जाता. लेकिन दिक्कत वो थी कि नंबर फिर पापा का चला जाता उसमें. क्यों? अच्छा हाँ, वो पापा का है ना. चल गया मेरा नोट. चल गया. कितने टाइम के बाद चला? कौन सा? कितने टाइम के बाद चला था? क्वारंटाइन का. हाँ, उसको मैंने चला रहा है. लॉगिन किया था मैंने, खेलता नहीं था. आगे सारी स्किन्स वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेंगी ऑफलाइन. तेरे को डेबिट कार्ड कितने टाइम में मिला था? हफ्ते में. पता नहीं यार, मैं तो जाके लेके आया था मुझसे. अच्छा तेरा तो बहुत पहले खुल गया था ना. हाँ. तो बाद मेरे ख्याल तो दिन दिन बाद खत्म होने से होने वाला है. मेरे को तो कार्ड दिखा दिया था लेकिन फिर उन्होंने किसी डिब्बे में रख दिया. पता नहीं. यार फिर तो देने को मन नहीं कर रहा आज. मैं तो भी यहाँ से जाऊंगा, लेना का सामान लेंगे फिर बैंक, फिर उसके बाद सारा पैन कार्ड और अपडेट करवाऊंगा आधार कार्ड. उसके बाद फिर जाऊंगा खाना खाऊंगा, 2-2:30 बजे स्टार्ट करूंगा इसको. आज रात को तो काउंट्स किया होगा. हो गई. होगी. हाँ बेटा, तेरा शाम को है क्लास अकाउंट्स की? नहीं है ना. नहीं. पूरा दिन नहीं है. अच्छा पढ़ूंगा. मैंने यही बोला था कल कि तुम लोग अपना बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दो, तो मैं अब थोड़ा सा कम रखूंगा इस वीक, क्योंकि 19, 21, 19, 22 और जब 24 ले रहा हूँ मैं, तो मैं क्यों तुम्हारा टाइम और लगाऊंगा अभी. बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो बेटा. जल्दी करो. बेटा करा तो रहा हूँ. एक्रूवल कंसेप्ट तुमने पढ़ा खुद से? चल मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए बाहर गया हूँ. तुमने क्या पढ़ा एक्रूवल कंसेप्ट? मेरे को बता. मेरे को बता एक्रूवल कंसेप्ट तूने क्या पढ़ा.
है? मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया, सर जल्दी करा दो, खुद तो पढ़ा नहीं है 2 मिनट के अंदर कुछ। नहीं 10:30 हो गया ना, 11 बजे जाना है मुझे। एक्रूवल कंसेप्ट फटाफट सुनो, एक्रूवल कंसेप्ट के अंदर क्या है? एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है, ठीक है, या अदर इवेंट का इफेक्ट है, वो मर्केंटाइल बेसिस के ऊपर आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कह रहे हैं यानी जब वो ट्रांजेक्शन अक्कर हुई है, ठीक है, उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और रिपोर्ट कर देना चाहिए उस फाइनेंशियल पीरियड के अंदर जिस फाइनेंशियल पीरियड से वो रिलेटेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाई जाती है, ठीक है। मतलब बेसिकली इसके अंदर इसको अगर कंसेप्ट को समझा है, समझना है ऐसे समझो कि रेवेन्यू जो होता है उसके अंदर आपका कैश आएगा, या जो पैसा अगर मान लो क्रेडिट सेल्स करी हुई है तो रिसीवेबल से पैसा आना, ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर आपने गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, या मान लेते हैं कि एसेट्स आप यूज करने दे रहे हो किसी को, तो बेटा ऐसे केस में रेंटल आ सकता है, या इंटरेस्ट आ सकता है, रॉयल्टी आ सकती है, डिविडेंड आ सकता है, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। कह रहे हैं जिस टाइम पे वो रेवेन्यू जो है आपने क्या कर लिया, एक्रू हो गया, आपको उसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, वेदर रिसीव्ड और नॉट। कैश रिसीव हुआ नहीं हुआ, आप उसको क्या कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो। इस तरह खर्चों के लिए वो चीज कहता है कि खर्चा क्या है, एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट है, किस चीज की कॉस्ट है? एक्सपेंस कॉस्ट है कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड में जो आप ऑपरेशंस कर रहे हो, उस ऑपरेशंस को चलाने की, अपने बिजनेस को चलाने की कॉस्ट है। तो कह रहे हैं आपको उस कॉस्ट को, उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए उस पीरियड में जिस पीरियड से वो रिलेटेड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वेदर आपने कैश पे करा है या नहीं करा। ये है आपका एक्रूवल कंसेप्ट, ये है आपका एक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है, समझ आया? अब तुमने क्या करना है, फटाफट से एक्रूवल का एक बार मीनिंग पढ़ लो, फटाफट से एक बार एक्रूवल का मीनिंग पढ़ो मैचिंग से पहले पहले। एक्रूवल बेटा कंसेप्ट तुम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया। जब कोई इवेंट होता तभी रिकॉर्ड होना चाहिए उसको। पढ़ ले बेटा पूरा एक बार, रीड तो कर ले कितना लिखा हुआ है यार, ऐसे शॉर्टकट तो मत मारो, मतलब तो रीड तो कर लो बच्चे एक बार। पढ़ लिया सबने? लेट हो गया। तो क्या बेटा पढ़ लिया सबने? यस सर। चलो जी फिर अगला कंसेप्ट।
हाँ जी, मैचिंग कंसेप्ट पे आओ। बट मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर आओ। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, कह रहे हैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, सिर्फ उसको आपको कंसीडर करना चाहिए, टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब ये कहता है कि जो एक्सपेंसेस मैच विद रेवेन्यू है एक पर्टिकुलर पीरियड के, आपको सिर्फ उसको ही कंसीडर करना चाहिए। कह रहे हैं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करा है, तो जो भी खर्चा आपने करा है उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, आपको उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये कंसेप्ट का जो बेस है ना वो एक्रूवल बेसिस, मतलब जो मैचिंग कंसेप्ट बनाया गया वो किस कंसेप्ट के बेस के ऊपर बनाया गया, एक्रूवल कंसेप्ट के बेस के ऊपर। ठीक है, ये कंसेप्ट का एज इट कंसीडर्ड द अकरेंस ऑफ द एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड डू नॉट कंसंट्रेट ऑन द एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश। ये मैचिंग कंसेप्ट जो है वो एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो के ऊपर नहीं करता। ये कहता है कि आप जो एडजस्टमेंट्स करते हो ना बेटा, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, अनअर्नड इनकम की, एक्रूड इनकम की, वो एडजस्टमेंट करने का जो रीजन है, वन ऑफ द रीजन इज दिस कंसेप्ट ओनली। ये जरूरी नहीं है कि हर एक एक्सपेंस जो है वो हर एक इनकम के साथ आइडेंटिफाई कर पाओ। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं रेवेन्यू के, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं। कुछ होते हैं जो डायरेक्टली इनकम के रिलेटेड होते हैं, जैसे मान लो सैलरी आप लेकर चलो। अब सैलरी है बेटा, सैलरी देनी है एम्प्लॉयज को, सैलरी देंगे रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। सैलरी देने काम करा रहे हैं, सैलरी देने हैं, कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो इनकम से। जैसे सेलिंग एक्सपेंस ले लो, सेलिंग एक्सपेंस मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली रिलेटेड है सेल्स के, ठीक है, सैलरी सैलरी सेलिंग एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड है सेल्स के। लेकिन अगर मैं रेंट की बात करूँ या मैं सैलरी की बात करके चलूँ, वो तो मेरे को देनी है ना स्टाफ को, क्या वो डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड बोल सकते हो? लेकिन टाइम बेसिस के बेस के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि उस पीरियड में वो खर्चा हो रहा है। तो मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है, ठीक है। periodicity in concept has also been followed while applying matching concept। तो जब हम मैचिंग कंसेप्ट लगा रहे होते हैं ना, उस टाइम उसका बेस क्या है, एक्रूवल कंसेप्ट, और हम फॉलो क्या कर रहे होते हैं मैचिंग के साथ, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया, फटाफट एग्जांपल देखो। मिस्टर पीके ने क्लोथ बिजनेस स्टार्ट करा, कह रहे हैं 10,000 पीस गारमेंट खरीदे 100 के हिसाब से, 800 बेच दिए 150 के हिसाब से, 12 महीने के अंदर। कह रहे हैं उसने शॉप का रेंट पे करा 3,000 पे 11 महीने का, 11 मंथ्स का पे कर दिया उसने, 3,000 पर मंथ के हिसाब से, 8 लाख रुपए उसने सप्लायर ऑफ गारमेंट को दिए हैं, 10 लाख रुपए कस्टमर से मिला है। अब यहां पर अगर हम देखें एक्रूवल और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट काम कैसे करता है, एक्रूवल और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट काम कैसे करेगा, देखो ये समझाया गया। अब यहाँ पर वो कहता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट जो है वो टाइम फिक्स कर रहा है। अब यहाँ पर टाइम फिक्स हो गया कि 1 जनवरी से दिसंबर 2019, यानी 2019 हम क्या कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंस है वो हम मेजर करेंगे कौन से साल का, 2019 का। एसेट्स और लाइबिलिटीज कौन सी डेट का निकालेंगे, 31 दिसंबर 2019 का। एक्रूवल कंसेप्ट जो है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि हमारी जो रेवेन्यू है वो कितना है, 8,000 इंटू 150, 12 लाख रुपए का हमारा क्या है रेवेन्यू है। ये कैसे निकला है, यहाँ पर लगा एक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। जबकि हमें मिला कितना है, सिर्फ 10 लाख रुपए। हमें क्या मिला है, 10 लाख रुपए। हमें 2 लाख कम मिला है लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड करा है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस की मैं बात करके चलूं, 3,000 रेंट आप दे रहे हो पर मंथ, 11 महीने आपने रेंट दिया, 1 महीने का रेंट पेंडिंग है, लेकिन हम रेंट कितना इंक्लूड करेंगे, 36,000 रुपए का रेंट हम देंगे, है ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, शुड द अकाउंटिंग ट्रीट 10 लाख एज एक्सपेंस फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। अब 10 लाख रुपए के ट्रीट करना चाहिए, आंसर है नो। अब इधर देखो जरा, यहाँ पे तुमने कितना दिया था, सप्लायर ऑफ गारमेंट को हमने 8 लाख रुपए की पेमेंट करी थी, ठीक है, और आपने खरीदा कितना था, 100 इंटू 8,000, 8 लाख आपने करा था ना, ठीक है, 8 लाख रुपीज की आपने पेमेंट करी थी, 8 लाख रुपीज का आपने सामान खरीदा था, लेकिन तो पेमेंट कितनी करके बैठे हो, पेमेंट कितनी करी थी यहाँ पर, 8 लाख, 8 लाख की पेमेंट करी हुई है तुमने। अब यहाँ पर आता है शुड द अकाउंटेंट ट्रीट 10 लाख एज एक्सपेंस मर्चेंडाइज के लिए, एंड शुड ही ट्रीट 1,64 एज प्रॉफिट, क्या उसको 164 प्रॉफिट ट्रीट करना चाहिए, आंसर है नो। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। पीरियोडिक प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है कैसे निकलेगा, जो उस पीरियड का रेवेन्यू है उसमें से उस पीरियड का जो एक्सपेंस है मैचिंग एक्सपेंस वो माइनस कर देंगे। अब इस केस के अंदर देखो हुआ क्या है, तुमने क्या करा, सिर्फ 8,000 पीस गारमेंट के बेचे हैं, तो हम रेवेन्यू कितने का लेंगे, 8,000 का। रेवेन्यू कितने का लेंगे, 8,000 का, 8,000 इंटू 150, ठीक है, इतना तुमने रेवेन्यू लिया। अब तुम्हारा क्या हुआ, तुमने 8 लाख रुपए मर्चेंडाइज का पे करे और शॉप का रेंट पे करा 36,000 रुपए का। तो मैं कह सकता हूँ हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ है, 3,64,000 का हुआ है। अब यहाँ पर एसेट्स की बात करके चलो,
तो जो 2000 पीस पड़ा हुआ है वो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। 2000 पीस जो हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया बेटा, एसेट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, 2 लाख रुपए, क्योंकि 12 लाख रुपए की तुमने सेल करी थी जिसमें से 10 लाख रुपए तुम्हें मिले हैं, 2 लाख नहीं मिला हुआ। कैश की अगर बात करके चले, 10 लाख तुम्हें मिला था लेकिन तुमने पेमेंट कितनी करी है, 833 की, तो बाकी तुम्हारा कैश आ गया। लाइबिलिटीज की बात करके चले तो ट्रेड पेबल्स के अंदर कितना, 2 लाख रुपए। एक्सपेंसिस पेबल कितना, 3000 पे रेंट वाला। और जो कैपिटल के अंदर अमाउंट आ रहा है वो क्या, तुम्हारा प्रॉफिट है। तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मुझे इनकम मेजर करनी है या मेरे को देखना है कि मेरे एसेट्स लाइबिलिटीज कितनी है, तो वहां पर एक कंसेप्ट नहीं, 3 कंसेप्ट मिलते हैं बेटा, एक्रूवल, मैचिंग और पीरियोडिसिटी। क्या क्या मिलते हैं, एक्रूवल, मैचिंग और पीरियोडिसिटी। अच्छा मुझे बताओ, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट याद है, करवाया था गोइंग कंसर्न पहले भी? आपने भी थोड़ा थोड़ा बताया था। गोइंग कंसर्न अभी तो बताया था कि पहले भी बताया हुआ है गोइंग कंसर्न। चलो मुझे ऐसा करोगे, सिर्फ 2 मिनट दोगे बेटा, ठीक है? दो, ऐसा करो, मेरे को 5 मिनट दो, 5 मिनट्स। आप गोइंग कंसर्न, कॉस्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट, बेटा जरा ये तीनों कंसेप्ट जरा खुद से एक बार रीड करो। गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन और, हाँ ये 3 कंसेप्ट जरा बेटा खुद से रीड करने दो। गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन और कॉस्ट कंसेप्ट। 5-6 मिनट दिए मैंने आपको, मैं आ गया।
चलो का एक चैप्टर तो खत्म कर दूंगा। हाँ, तो ये सब कुछ सोच रहा हूँ, कंपनीज एक्ट सोच रहा था, लेकिन मेरे को कंपनीज एक्ट तो अगर क्लासेस चल रही हो तब भी हो सकता है, सेल्स सब कुछ थोड़ा बड़ा आर्गू कर लेता हूँ। इसमें का बहुत आसान, आसान था भी कह रहा हूँ, बड़ा है ना तो वो एक दिन में हो सकता है, आज हो सकता है, सॉल्व कर लेता फिर टेंशन मुक्त हो जाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़े रहा हूँ, कंपनीज तो एक दो दिन की बात है, पार्टनरशिप तो आती है, एलएलपी मेरे को करना ही नहीं इतना। मैं भी सोच रहा हूँ आज पहले पेपर देखे, 4:30 तक पेपर था मेरा, अकाउंट्स का लंबा हुआ है। और 9:30 तक घर आके 6 बजे पढ़ना स्टार्ट करूंगा। होम अकाउंट्स का जो टेस्ट है इसको देखता हूँ, आज फाइनल अकाउंट्स आता है। और सब्सिडरी बुक्स, लेजर, कोई कंसाइनमेंट और कोई प्रॉपर्टी थी, कंसाइनमेंट तो तुम पता नहीं क्या कर रहे थे भाई। हम बहुत पास थे, पता क्या नहीं थे, हमने कहा कि इसका इक्वेशन तो बनना नहीं, अकाउंट से इक्वेशन कैसे बना दूंगा। मैं तो क्या कर रहा था, वो जो बीच में से 147,500 माइनस एक्स माइनस 900 इंटू 125 किया ना, मैं माइनस एक्स की जगह माइनस सीधा 900 इंटू 125 कर रहा। तो मेरे में वही गलती होती है, माइनस एक्स था में मैंने माइनस 2200 बताया, 22 22 इक्वेशन ऐसे समझ तो, अगर वहां पे देयर ऑन एक्सीडेड की जगह लेस लिखा होता ना तो हमारा ठीक आ जाता सबका। लैंग्वेज के साथ खेल के वो देयर ऑन एक्सीडेड का मतलब लेस है। पहले ये तुम्हारा नॉर्मल वाला सारा गंदा है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में 10,124। हाँ, मैं बताता हूँ भाई, क्योंकि उसमें नॉर्मल लॉस था, फिर क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे कि नॉर्मल लॉस माइनस करके चलेंगे फिर कॉस्ट निकलेगी, लेकिन फिर अब उसमें जो आईसीआई वालों ने क्या किया है कि नॉर्मल लॉस जो ओरिजिनल कॉस्ट है जितने पे, बिना नॉर्मल लॉस को माइनस किए निकालना है। वहां पे तो किसी में उन्होंने नॉर्मल लॉस माइनस किया, किसी में नहीं किया, वो वैसे होता नहीं है नॉर्मल लॉस में, वही उसने बोला कि उसने अपने पास तो भेजे मिला। मान ले 50 लीटर का भी अब नॉर्मल लॉस है, 1,000 लीटर भी ज्यादा, उसने अपनी तरफ से तो 1,000 रुचि दिया ना उसने। वही दिक्कत है ना, क्योंकि अगर हम यूनिट बेसिस पे करें, यूनिट बेसिस में तो हम नॉर्मल लॉस माइनस करते थे, लेकिन इसमें अब नॉर्मल लॉस नहीं कर रहे, और क्लोजिंग स्टॉक भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था मेरा यूनिट बेसिस से। अब मैं इसका नॉर्मल लॉस लूंगा ही नहीं भाई, कहीं बढ़ से नॉर्मल लॉस। देखिए, देखो बंद कर दो, फिर मैंने कहा रिसर्च लाइफ फिर उसके बाद नोटिफिकेशन थैंक यू भैया, फोटोशॉप जो बीच में जनवरी में छुट्टियां नहीं मिलेंगी, फिर सोचो उसमें एक महीने का कोई कोर्स सीख लूँ, क्लासेस लेना कुछ भी यार, मन करता है एडिटिंग वगैरह सीख लूँ, टैली सीख लो, टैली उसमें अकाउंटिंग में काम आती है, सीख लेंगे वो, सीख लेंगे, अपग्रेड से कर लूंगा। ये तो मैंने कभी पढ़ी नहीं हुई, कभी नहीं पढ़ी मैंने। Conservatism, consistency, reliability.
बड़ा बनाना बोल रहे हो प्लीज कौन सा कवर हो हाँ क्लियर क्लास हो ये अच्छा थोड़ा आना बोल कि क्या उससे क्या हुआ मेरे फोन में बड़ा फिट आ रहा देखो अच्छा नहीं होता कुछ कुछ मैंने किसी को देखा है आईफोन एक्स आर पे आईफोन 11 का कवर लगा रहे हैं उनमें तो और उसी में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो मिरर सेल्फी वाली वीडियो होती है वो जो इंस्टाग्राम रील्स होती है उसी में पोस्ट करने का क्या जुलूस निकालना हुआ यार और प्रोग्राम नहीं उनका प्रोग्राम नहीं है जो हो रहा कल अगला साल का सामान दोबारा तो अपार्टमेंट की वजह मत कर भाई 3 घंटे का तो मतलब एक अपार्टमेंट देगा 3 घंटे जाया थोड़ा सा लिख के आना पास होने वाला है इस बार हेलो छोटे ओ उधर जो मेरा एक्सबॉक्स पड़ा ना उसके लेफ्ट साइड में पड़ा है बिल्कुल एक्सबॉक्स के साथ में लेफ्ट साइड में मैं कोचिंग 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 हम्म मैं हो तो जाऊंगा यहाँ से जल्दी फ्री हो जाऊंगा लेकिन फिर वो उसका बैंक वगैरह का काम कराना है पापा भी यहाँ कह रहे थे कुछ काम कराना है हाँ हाँ कह रहे थे मेरे को हम्म तू बता प्रिया क्या करता है ना क्यों अभी कॉल कर लेते हैं ऐसे नहीं घर वालों को ऐसे जरूरत नहीं होता है पापा पूछ रहे थे कहाँ गए हैं ये भी तुम लोग आधा टाइम मेरे को नहीं बताता अम्मा कहाँ पे है पापा कहाँ पे है आधा टाइम पापा अम्मा को नहीं बताता मैं कहाँ पे हूँ कॉल कर रहे थे पापा पूछते हैं हमेशा कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे मम्मा नहीं पूछती चल गया है सर का तो यही वाला ऑफिस है ना यही यही एरिया है ना बाकी आगे तो दूसरा है ना ये तो करेंगे हम्म। मेरे को तो सर जॉब पे नहीं थी मेरे को इंटर्नशिप्स भी नहीं थी सच में ढाई साल में इंटर्नशिप्स के लिए जगह तो चेंज कर ही सकते हैं उसका यार पक्का नहीं देखना पड़ेगा वो तो बहुत दूर पड़ेगा तब तो मुझे लगा कि सर क्या ही होगा जो भी मेरे दोस्त है क्यों ऐसे ही रखता है ऐसे ही रखता है फोन को मैं ये ले लजा करने लगता हूँ आदत है भाई ये तो कैमरा स्टार्ट कर
अरे कोई टेंशन नहीं, कैमरा बम्प ही बहुत बड़ा है। इसका छोटा बहुत, सा है, पता नहीं लगता। भाई इसका बहुत बड़ा है, तेरे को नहीं पता। इतना बड़ा है, इतना इतनी जगह मैंने लेंस लगवाए थे, उसके बाद भी इतनी जगह चाहिए थी। और देखो, बड़ा थोड़ा है। वैसे बड़ा है, ये कवर का बड़ा करना था। हो जाता है कि ना बस। तेरे वाले को छोटे में बड़ा है। अच्छा तेरा कैमरा वो भी तो होगा ना बड़ा, मेरा बम्प भी तो छोटा सा है, तेरा बड़ा है। ये देख, इसमें देख, मेरे वाले में देख कितना ज्यादा स्पेस है। देख, जैसे मर्जी रख लो, कैमरे अंदर छुपा हुआ है, और क्या। मैंने लेंस लगवाए थे तब भी इतनी सी जगह क्यों थी, इतनी। लेंस लगाने का फायदा नहीं होता। वो पता है, मैंने उतार दिया स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, लगता है स्क्रैचेस लगे, फिर उससे बल्कि ज्यादा स्क्रैचेस पड़ते हैं। बहुत छोटा घूमता है। छोटा। हम्म। जैसे अब मजा आ रहा है उसको तो। हाँ जी बच्चों, चलो जी चलो, आओ इधर वापस। फटाफट से बेटा कंसेप्ट सुनते जाएंगे। अगला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। पढ़ लिया सबने गोइंग कंसर्न? बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? कह रहे हैं जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या आप इस इंटेंशन से करते हो, नहीं जी मैं तो 6 महीने बिजनेस चलाऊंगा, लॉस खाऊंगा, निकल जाऊंगा, है ना? कोई भी बंदा इस इंटेंशन से बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि हम एक लिमिटेड पीरियड के लिए बिजनेस करेंगे। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो विद एन इंटेंशन करते हो कि फोर्सिबल फ्यूचर के लिए बिजनेस चलेगा, कि बिजनेस जो है वो लाइफ टाइम रहेगा, है ना? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है वो, एंटरप्राइज जो है वो गोइंग कंसर्न है एंड इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। कह रहे हैं ना तो हमारी कोई इंटेंशन है, ना ही कोई नीड है कि हम उसको लिक्विडेट करना पड़े या कर्टेल करना पड़े मटेरियली जो ऑपरेशन है। यानी हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे, ना ही हम, हमारा कुछ ऐसी नीड है कि हम लिक्विडेट करें, बिजनेस बंद कर दें या मटेरियली कर्टेल कर दें ऑपरेशन को। अब जिस टाइम पे कोविड आया था उस टाइम पे बहुत सारे ऑपरेशंस को मटेरियली कर्टेल करना पड़ा था। ठीक है, जैसे कोविड आया तो उन्होंने बोल दिया ना कि वर्कफोर्स जो है सिर्फ 50% आएगी, है ना? कहीं तो बंद ही कर दिए बिजनेस। कई बिजनेस ऐसे हुए जिनका बोल दिया कि नहीं जी, कि अभी अलाउड नहीं है, लॉकडाउन लग गया, है ना? तो बहुत सारे बिजनेस सफर हुए थे। तो वहां पर बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जिनके गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हुआ, जिनका गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हुआ। अब गोइंग कंसर्न के बारे में बहुत डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे एक सही टाइम आने के ऊपर। लेकिन अभी के लिए ऐसे समझो कि गोइंग कंसेप्ट कंसेप्ट यही कहता है कि बिजनेस जो है फोर्सिबल फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रहेगा। अब मुद्दा आता है फोर्सिबल फ्यूचर क्या है? अब फोर्सिबल फ्यूचर ना कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। फोर्सिबल फ्यूचर ना कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है फोर्सिबल फ्यूचर हम अब, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसमें भी डिफाइंड नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके अंदर एक पॉइंट आता है तेरा 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, जिसमें एक असम्पशन है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब सबको समझ में आया? अब फोर्सिबल फ्यूचर कहीं पर डिफाइंड नहीं है, तो हम जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं ना, तो वहां पर बताया गया है कि फोर्सिबल फ्यूचर का मतलब होता है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, अगर उस बैलेंस शीट की डेट से अगर आप 12 महीने फोर्सी कर पा रहे हो ना, तो वो क्या है, आपका फोर्सिबल फ्यूचर है, ये बोला गया। समझ आया गोइंग कंसर्न क्या है? बस, खत्म। अब अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, तो ऐसे केस में जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी या जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी ना, उसके अंदर एसेट जो है वो कॉस्ट के ऊपर नहीं आते। एसेट्स किस वैल्यू के ऊपर आएंगे? रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर, या लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर, या किसी और बेसिस के ऊपर, लेकिन कॉस्ट के ऊपर नहीं आ रहे होते। बस ये कंसेप्ट है, समझ आ गया? क्लियर है? अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ सकता हूँ, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक एसेट की जो वैल्यू है वो किस बेस के ऊपर डिटरमिन कर जाती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस के ऊपर, यानी एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर, जितने में आपको वो एसेट पड़ा। कह रहे हैं बहुत सारे मेजरमेंट बेसिस है, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो इस वाले मेथड को प्रेफर करते हैं। कैसे? क्योंकि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि फ्री फ्रॉम बाइज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक मशीनरी आपने परचेज करी है, मान लो 5 लाख रुपए उस मशीनरी के लिए दिए, तो आपने अपनी किताबों के अंदर उस मशीनरी को रिकॉर्ड भी 5 लाख में करा होगा। अब अगर मैं आज की डेट में, मान लो ये मशीनरी अपने 15 साल पहले ली थी, अगर मैं आज की डेट में भी रिकॉर्ड चेक करना चाहूँ कि यार ये मशीन कितने की थी, आपके पास इनवॉइस पड़ा होगा, मैं मैच कर पाऊंगा, हाँ यार ये 5 लाख की मशीनरी थी, मैं कर सकता हूँ ना मैच।
लेकिन अगर मैं इसी मशीनरी को करंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, करंट कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, तो दिक्कत है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहली चीज तो ये आती है कि करंट कॉस्ट जो है वो डिटर्मिनेबल नहीं है, हर किसी का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। ये लेक्चर स्टैंड है बेटा, ये लेक्चर स्टैंड कितने का होगा? ये लेक्चर स्टैंड कितने का बना होगा? 10,000। आप कह रहे हो 10,000 रुपीज, है ना? सपोज करो 10,000 का ही था, मैंने 10,000 पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा हुआ है, लेकिन क्या आज भी इसकी वैल्यू 10,000 ही होगी? आपके अकॉर्डिंग क्या आज इसकी वैल्यू, 300 आपके हिसाब से? 6-7,000। वेरी कर गया ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए। तो इसकी अगर मैं इसको करंट कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे आएगा कि यार इसकी वैल्यू है क्या चीज, है ना? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। तो अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इजी हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको किसी भी वैल्यू के ऊपर दिखा दूं, वो तो एक हाइपोथेटिकल फिगर हो गया। तो कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो यही कहता है कि ये कंसेप्ट कहता है कि जो एसेट की वैल्यू है, कहीं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हम दिखा के चलेंगे, यानी एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर दिखा के चलेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, ये फ्री फ्रॉम बाइज होता है। कह रहे हैं जो बाकी मेजरमेंट है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते, बाकी मेजरमेंट बेसिस जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होते। करंट कॉस्ट जो है वो इतनी इजिली हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। अगर आपने एक एसेट जो है मान लो 95 में खरीदा और वो मॉडल अब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो डिफिकल्ट है ना डिटर्मिन करना कि उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली अगर मान लो एक मशीन, अनलेस जब तक आपने कोई मशीन एक्चुअली बेची नहीं है, तो रिलाइजेबल वैल्यू जो है वो सिर्फ क्या देगी, एक हाइपोथेटिकल फिगर दे रही है। अगर मैं उसको मान लो इस वैल्यू के ऊपर दिखा रहा हूँ कि कितने में बिक जाएगा, मैं कहता हूँ यार ये ना 2,000 में बिक जाएगा। अब 2,000 जो है वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिगर है, ये 2,000 से ज्यादा में भी बिक सकता है, हो सकता है 2,000 से कम में बिके। ठीक है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो क्या है, बड़ी सब्जेक्टिव टाइप की है। ठीक है, मतलब क्योंकि फ्यूचर फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। अब वो कहते हैं जी कॉस्ट कंसेप्ट है, वो क्या करता है, उसे ना कुछ एक तो उसके अंदर पॉइंट आता है इन्फ्लेशन का। अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, इन्फ्लेटरी सिचुएशन है, तो ऐसे केस में जो सारी कॉमोडिटीज के प्राइस होते हैं वो क्या करते हैं, ऑन एवरेज ऊपर जाते हैं। तो जो एक्विजिशन कॉस्ट है, क्या उसका रेलेवेंस वहां खत्म हो जाता है? जमीन का एग्जांपल ले लो। कोई जमीन अगर 1990 के अंदर से 2 लाख की थी, अब आज के डेट में वो जमीन अगर 2 करोड़ की है, तो अगर तुम देखो तुम्हारी किताबों में तो क्या दिख रहा है, तुम्हारी किताबों में सिर्फ 2 लाख की वो मशीन जमीन दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू 2 करोड़ है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक ट्रू पोजीशन नहीं दिख रही? तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू कहीं ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी किताबों में अंडर वैल्यू दिख रहे हैं एसेट, है ना? क्योंकि क्यों, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं आया हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो बेस्ड अकाउंटिंग होती है ना, उसके अंदर कंपेरेबिलिटी कहीं बार हम खो देते हैं। कैसे? मशीनरी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, 50,000 रुपए इनफ्लो से हुआ। ठीक है, मिस्टर वाई ने मान लेते हैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, 50,000 रुपए ही इनफ्लो उसको हो रहा है। अब मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट करा था 95 के अंदर, मिस्टर वाई ने इन्वेस्ट करा था 5 लाख पे 2005 के अंदर। अब मिस्टर एक्स ने अगर तुम देखो तो 50% कमाया, 1 लाख का 50% 50,000। लेकिन अगर मिस्टर वाई की बात करके चलो, उसने 10% कमाया। अब एसेट जो है यहाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करे गए हैं, आप रिजल्ट को कंपेयर ही नहीं कर सकते। यहाँ पर रिजल्ट जो है वो कंपेरेबल है ही नहीं बेटा। कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, एक को मशीनरी एक की पड़ी है, दूसरे को 5 की पड़ी है। एक ने कब खरीदी है, एक ने खरीदी है 95 में, एक ने खरीदी हुई है 2005 में। तो आप दोनों को कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। तो कहीं ना कहीं कंपेरेबिलिटी का इशू कहते हैं यहाँ पर आता है। सेकंड कहता है कि जो बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिनकी एक्विजिशन कॉस्ट ही नहीं होती। ह्यूमन एसेट्स भी, ह्यूमन भी तो एसेट्स ही हैं, इंप्लॉइज भी तो हमारे लिए एसेट्स ही हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, लेकिन उसकी कोई कॉस्ट तो नहीं मेजर कर सकते ना। लेकिन बहुत बड़ा एसेट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कहना बहुत सारे इश्यूज, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज अराइज हुए हैं कॉस्ट कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, चले आगे। अगला क्या आता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलते हैं, सुनो। रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो क्लोजली फॉलो करता है कॉस्ट कंसेप्ट को। ये कहता है कि अगर एसेट की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज हुआ है तो आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तभी जब बिजनेस उसको रियलाइज करता है। यानी अगर मान लो आपने एक एसेट को रिकॉर्ड करा हुआ सिर्फ 5 लाख रुपए के ऊपर और उसकी करंट कॉस्ट है 15 लाख, तो कह रहे हैं आपको उस चेंज को कंसीडर नहीं करना, अनलेस एक सर्टेनिटी है कि हाँ ये चेंज जो है वो मटेरियलाइज होगा। अकाउंटेंट जो है वो क्या फॉलो करते हैं, एक कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। कह रहे हैं कि जो भी प्रोबेबल लॉसेज हैं हम उसको तो काउंट कर लेंगे, लेकिन प्रोबेबल गेन्स को हम काउंट करके नहीं चलेंगे। अगर अकाउंटेंट को ऐसा लग रहा है कि वैल्यू जो है वो गिर रही है,
ठीक है, तो उसको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अकाउंटेंट को अगर ऐसा लग रहा है नहीं जी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उसको इग्नोर करके चलेंगे कब तक, जब तक वो एक्चुअल में रियलाइज नहीं हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो होते हैं कह रहे हैं बहुत क्रिटिकल है इस रियलाइजेशन कंसेप्ट को लेकर। कह रहे हैं ये कंसेप्ट जो है वो क्या क्रिएट करता है, वैल्यू डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है और अकाउंटिंग को मीनिंगलेस बना देगा। इन्होंने भी एक एग्जांपल दिया, कह रहे हैं मिस्टर एक्स ने एक लैंड खरीदा 2000 रुपए में, कह रहे हैं करंट वैल्यू उसकी कितनी है, 1,02,000 है। कह रहे हैं अब अकाउंटेंट जो है वो लैंड को किस वैल्यू के ऊपर दिखाएगा, 2000 के ऊपर। शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड एट 2000 सॉल्विंग द कॉस्ट कंसेप्ट, और इग्नोर कर देगा 1,00,000 रुपए क्योंकि वो रियलाइज नहीं हुआ। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी कैपिटल कितनी दिख रही है, सिर्फ 2 लाख की दिख रही है, 2000 की दिख रही है। लेकिन अगर तुम एक्चुअल में देखो, ठीक है, 1,00,000 रुपए का कहीं ना कहीं अनरियलाइज गेन है, क्योंकि आज की डेट में लैंड की वैल्यू कितनी है, 1,02,000 है। अब रीवैल्यूएशन जो है आज की डेट में क्या हो गया, एक ट्रेंड बन गया है ना, वाइडली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बन चुकी, प्रैक्टिस बन चुकी है रीवैल्यूएशन। कह रहे हैं जहां पर परमानेंट नेचर का चेंज है तो वहां पर एसेट को क्या कर देते हैं, रीवैल्यू कर देते हैं। ठीक है, समझ आया। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, ड्यूल एस्पेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये बोलता है, ये ना कोर है डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग का। कह रहे हैं हर एक ट्रांजेक्शन या हर एक इवेंट जो होता है उसके ना दो इफेक्ट होते हैं, या तो एक एसेट इंक्रीज होगा दूसरा एसेट डिक्रीज होगा, या एक एसेट इंक्रीज होगा साइमल्टेनियसली कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, मतलब दो इफेक्ट हो सकते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है एसेट डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है एसेट इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। अब जैसे तुम्हें एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गिवन है 1.5 लाख का, बैंक लोन गिवन है 75 का, अदर लोन गिवन है 75 का, मशीनरी 2 लाख, कैश 1 लाख। कह रहे हैं एक नई मशीनरी आपने परचेज करी है पे करते हुए 50,000 इन कैश। अगर तुम पहले ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट देखो तो 50,000 की मशीनरी अगर तुमने खरीदी है तो तुम्हारा मशीनरी अब 2.5 लाख हो जाएगा, लेकिन कैश कितना हो जाएगा, 50,000 रह जाएगा। तुम्हारे टोटल एसेट जो है वो उतना ही रहे, टोटल एसेट तुम्हारा 3 लाख ही रहा, लेकिन तुम्हारा एसेट्स के अंदर एक एसेट इंक्रीज हुआ एक एसेट डिक्रीज हुआ। तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक इवेंट का क्या है, ड्यूल ड्यूल एस्पेक्ट है। एक नई मशीनरी तुमने खरीदी है 50,000 रुपए की, कैश बाद में दोगे, मशीनरी फिर से बढ़ेगी, अब मशीनरी 3 लाख पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और साथ में एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 50,000 की। अब तुमने क्या करा, कैश पे कर दिया लोन को रीपे करने के लिए टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। अब कैश 50,000 से कम हो जाएगा और लोन जो है वो क्या हो जाएगा, 50,000 से कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक एसेट कम हुआ एक लाइबिलिटी कम हुई। रिवाइज बैंक लोन जो है 50,000 का, ठीक है, टू पे ऑफ अदर लोन, रेज करा बैंक लोन 50,000 रुपए का अदर लोन को पे करने के लिए। अब यहां पर क्या हुआ, तुम्हारा एक बैंक लोन इंक्रीज हुआ और लेकिन दूसरे वाला पे ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या रहेगा, देखो बेटा उन्होंने वो दिखाया हुआ है बेसिकली जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहां पर फाउंडेशन लेवल पे मैं कैपिटल वर्ड ना यूज करके हम वहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं इक्विटी। हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इक्विटी। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, या मैं कह सकता हूँ इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इक्विटी क्या है, नथिंग बट योर कैपिटल। अब एसेट्स की जब हम बात करके चलते हैं तो एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज की मैं बात करके चलता हूं तो मैं कह सकता हूँ नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, है ना। तो अगर मुझे इक्विटी की वैल्यू निकालनी है बेटा, अब ये भी एक चीज है, करंट एसेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो देखो बेटा इन्होंने अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करके दी हुई है और इसके ऊपर ट्रू फॉल्स आ चुका हुआ है पास्ट में एग्जामिनेशन में। तो आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, इसके ऊपर पहले ना ट्रू फॉल्स आ चुका हुआ है, तो ये इक्वेशन जरा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है जी, चलें आगे। अगला क्या है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है। ठीक है, आपको कुछ डाटा गिवन है, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और आपको प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट बनानी है। देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं मार्च 2019 की बात करके चलो, मार्च 2019 में कैपिटल है 1,00,000 रुपए, बैंक लोन है 1,00,000, 75,000 का ट्रेड पेबल, फिक्स एसेट एक 25 का, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक। क्या ये आपके एसेट है सारे के सारे, ये 4 एसेट्स हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है तुम्हारा, बैंक लोन 1,00,000 का लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल 75,000 लाइबिलिटी, और कैपिटल है 1,00,000 रुपए की। अगर तुम इक्वेशन बनाओ, इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल है 1,00,000 रुपए, लाइबिलिटीज के अंदर 1,00,000 और ट्रेड पेबल 1,75, और एसेट्स के अंदर तुम्हारा आ गया 2,75, टोटल मिला के तुम्हारी इक्वेशन बन रही है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट 1,00,000 प्लस 175 इज इक्वल टू 275। सिमिलर मैनर में 31 मार्च 2020 का निकालें,
सिमिलर मैनर में 31 मार्च 2020 का निकालें। अब 31 मार्च 2020 का जब तुम देखते हो बेटा, तो अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इक्विटी का जो डिफरेंस है बेसिकली कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख हो गई, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है 1,06,000, तो ये जो डिफरेंस है क्या मैं कह सकता हूँ ये और कुछ नहीं, प्रॉफिट है, खत्म, क्लियर, खत्म। यस। हाँ जी पुष्कर, डन। चलो आगे बेटा, ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट? मोहित क्लियर है? यस सर। बेटा एक बार खुद से तो देखो, रीड करने ही पड़ेंगे। अगला कंसेप्ट क्या आता है, कंजर्वेटिज्म, ये जिसको हम प्रूडेंस भी बोल देते हैं। बेटा ये एक बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो कहता है कि जिस टाइम पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, अ डिग्री ऑफ कॉशियस इज नेसेसरी। कह रहे हैं जब भी आप एस्टिमेट कर रहे हो, जहां पर भी क्या है अनसर्टेनिटी है, कह रहे हैं आपके एसेट्स ताकि ओवरस्टेट ना हो, आपकी इनकम जो है वो ओवरस्टेट ना हो, या आपकी लाइबिलिटीज जो है वो अंडरस्टेट ना हो, या आपके एक्सपेंसेस जो है वो अंडरस्टेट ना हो। इस वजह से जरूरी है कि हम क्या करके चलें, कॉशियस के साथ चलें। इट इज ड्यू टू दिस कंसेप्ट ओनली कि जो आपके अनरिकॉग्नाइज्ड गेन्स, अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस होते हैं, ठीक है, जो आपके लॉसेस होते हैं एंटिसिपेटेड, हम उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड गेन्स को हम रिकॉग्नाइज करके नहीं चलते। हम इन्वेंट्रीज का के अंदर क्या करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, वो करने का रीजन ही रहे हैं कि हम प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि उससे उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो अगर हम दिखाते हैं उसको ज्यादा वैल्यू के ऊपर, हम ओवर वैल्यूएशन का दिखा रहे हैं, तो गलत है वो, हम ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं जो गलत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, प्रूडेंस है यहाँ पर। अब कंजर्वेटिज्म कहता है कि अकाउंटेंट को एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए कोई फ्यूचर इनकम, लेकिन उनको प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए पॉसिबल लॉसेस के लिए। तो कह रहे हैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वैल्यूज हो सकती हैं एसेट की, तो एक अकाउंटेंट को वो वैल्यू चूज करना चाहिए जिस मेथड से लेसर वैल्यू है, ठीक है। तो एक गोल्डन रूल होता है करंट एसेट की वैल्यूएशन के अंदर, क्या हुआ गोल्डन रूल, वो कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर, तो वो यहीं से निकला हुआ है, जो इन्वेंट्री का रूल है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, वो यहां से निकला है। रियलाइजेशन कंसेप्ट भी ये कहता है कि कोई भी चेंज आपको काउंट नहीं करना चाहिए जब तक वो मटेरियलाइज नहीं होता। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक ब्रेक लगा दी, कहते हैं जो आपने प्रॉफिट रियलाइज ही नहीं करा उसको आपको काउंट नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं इस कंसेप्ट के लिए आपके पास 3 क्वालिटेटिव क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या है, जजमेंट है कि पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस क्या है, ठीक है, आप वो तो देखोगे, लेकिन आप क्या करोगे, गेन्स जो अनसर्टेन है उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करके चलोगे। सेकंड आता है न्यूट्रलिटी, यानी अनबाइज्ड आउटलुक आपको एक देके चलना है, रिक्वायर्ड है। कह रहे हैं जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं आपको क्या करना है, अनबाइज्ड होके, न्यूट्रल होके आपको उसको ट्रीट करके चलना है, रिकॉर्ड करके चलना है, लेकिन आपको अनसर्टेन जो गेन्स है उसको एक्सक्लूड करके चलना है। और आपकी थर्ड पॉइंट बोलता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। कह रहे हैं जो ऑल्टरनेटिव वैल्यूज हैं उसको आपने फेथफुली रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बोलता है, सुनो जरा। कंसिस्टेंसी ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने एक साल फॉलो करी है, वही अकाउंटिंग पॉलिसीज आप ईयर टू ईयर, टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड आप फॉलो कर रहे हो। कह रहे हैं अगर आपने चेंज करा है किसी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, तो वो सिर्फ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। और वो चेंज कब कर सकते हो आप अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, पहला है अगर वो चेंज जो है वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, दूसरा अगर वो चेंज जो है उससे बेटर प्रेजेंटेशन आएगी, तीसरा अगर वो रिक्वायर्ड बाय क्या है, ये कंप्लाई करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। ये मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी वाले टॉपिक में भी आपको बताया था अगर याद हो, ठीक है। कहना ये कहता है कि जो कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी का, वो अप्लाई करा जाता है पर्टिकुलरली वहां पर जहां पर ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या मेथड्स अवेलेबल है। जैसे एक कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड फॉलो कर सकती है, WDV है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। इसी तरह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। कह रहे हैं कंसिस्टेंसी जो है वो अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। नहीं हम कह रहे हैं सेम मेथड डेप्रिसिएशन का, सेम मेथड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का हम फॉलो करेंगे ईयर टू ईयर। कह रहे हैं अगर इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, तो उस केस में कंपैरिजन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर इनकंसिस्टेंसी है तो उस केस में कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करके चलें, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चलती ही इस प्रिंसिपल के ऊपर है कि कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। अब प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट को निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग है चीजें। हम कह रहे हैं जो जिस तरीके से आप कॉस्ट निकाल रहे हो आप उसको कंसिस्टेंट रखो। अब अगर मान लो पहले साल आपकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा थी और एनआरबी कम थी, आपने एनआरबी पे कर लिया, अगले साल आपकी कॉस्ट कम हुई, एनआरबी ज्यादा हुई, तो कॉस्ट पे आपने कर लिया, तो इसको हम इनकंसिस्टेंसी नहीं कह सकते। ये तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल है ना, इसको हम इनकंसिस्टेंसी नहीं बोलेंगे। कह रहे हैं जो कंसेप्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी है
ठीक है, वो ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही नॉन फ्लेक्सिबल हो जाए, इनफ्लेक्सिबल हो जाओ कि नहीं हम तो चेंज ही नहीं करेंगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप चेंज कर सकते हो किन सिचुएशन के अंदर, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना है, आपको लॉ के साथ कंप्लाई करना है, आपको लगता है एक ट्रू और फेयर पिक्चर मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगला कंसेप्ट क्या है, मटेरियलिटी। बेटा मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, बेटा मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब होता है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मटेरियल प्रिंसिपल कहता है कि आप बाकी अदर कंसेप्ट को इग्नोर कर सकते हो अगर इफेक्ट जो है अगर इफेक्ट जो है उसका उसको कंसीडर नहीं करा जा रहा मटेरियल। एक कंसेप्ट हम आगे अभी पढ़ेंगे फुल डिस्क्लोजर का। ये जो मटेरियलिटी है ये ना एक्सेप्शन है उस कंसेप्ट का, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी आइटम जिसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट होगा बिजनेस के ऊपर, आपको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और कह रहे हैं कोई भी इनसिग्निफिकेंट आइटम है जिसकी वजह से सिर्फ अकाउंटेंट का काम बढ़ेगा लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है यूजर्स के लिए, कह रहे हैं उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अब मेटीरियलिटी जो है वो ना एक सब्जेक्टिव टर्म है, कोई चीज मेरे लिए मटेरियल हो सकती है लेकिन हो सकता है आपके लिए मटेरियल ना हो। ठीक है, अब हमारे लिए अगर मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा ऑफिस का जो है से रिफ्रेशमेंट का खर्चा जो है से महीने का है 10,000 रुपीज। अब हमारे लिए वो 10,000 से मटेरियल हो सकता है लेकिन हो सकता है अंबानी जी के लिए वो 10,000 कुछ भी नहीं है ना। तो मेटीरियलिटी वेरी करती है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर, बिजनेस टू बिजनेस मेटीरियलिटी जो है वेरी करती है। ठीक है जी। अब मेटीरियलिटी जो है वो डिफाइन कहाँ करी गई है, कंपनीज एक्ट में भी डिफाइन करी गई है। अगर आप शेड्यूल 3 देखोगे तो शेड्यूल 3 के जब हम पढ़ेंगे डिटेल में इंटर लेवल पे जाके वहां पर भी हम देखेंगे शेड्यूल 3 में बोला गया है कि जब एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो उसको कुछ एक मटेरियल आइटम को अलग से डिस्क्लोज करके चलना है। जैसे आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो वहां पर एक पॉइंट होता था, जैसे शेयर होल्डर जिसके पास 5% से ज्यादा शेयर है उसको आपको अलग से डिस्क्लोजर देके चलना है, उसका नंबर ऑफ शेयर और सब है ना। एक पॉइंट आपको शायद और ध्यान आता हो अगर आपने पढ़ रखा है कि 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, अगर उससे ज्यादा कोई आइटम है एक्सपेंस है तो उसको सेपरेट डिस्क्लोजर देके चलना है। तो मेटीरियलिटी बेटा डिपेंड करती है अमाउंट के ऊपर, तो डिपेंड करती है ही है, साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगी, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, कौन सा पर्सन है जो डिसीजन ले रहा है उसके उसके लिए। अब मेरे लिए देखो जो लोअर लेवल है उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल हो सकती है लेकिन हो सकता है जो टॉप मैनेजमेंट है उसके लिए वो इंफॉर्मेशन इमटेरियल। ठीक है, तो मेटीरियलिटी जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन भी। समझ आया, बस ये अगला आ जाओ बेटा, फंडामेंटल काउंटिंग assumption। बेटा 3 फंडामेंटल काउंटिंग assumption बताए गए हैं। कह रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption मान के चलते हैं फॉलो हो रहे हैं। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है अप्रूवल। और हम तीनों कंसेप्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हुए हैं ऊपर। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स के अंदर तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे फंडामेंटल काउंटिंग assumption फॉलो करे गए हैं। लेकिन अगर आपने कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption ऐसा है जो फॉलो नहीं करा है, सेम मान लो हमने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करा, तब एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अब उस केस में एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना जरूरी है। ठीक है बेटा, समझ आया। बेटा अब अगला क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी बेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। बेटा ये वही चीज है जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बेटा बहुत बार पढ़ा होगा जब आप +1 क्लास में थे। +1 क्लास में थ्योरी आती थी, थ्योरी थी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा बिल्कुल वही चीज है। कहते हो मैं करवा देता हूँ, अगर खुद से रीड कर लोगे तब बता दो। खुद से कर लोगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पक्का, देख लो मैंने टेस्ट में डाल दिया फिर ये मत कहना कि सर आपने कराया नहीं था। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स खुद से पढ़ लेना, कहीं डाउट आएगा पूछ लेना। बेटा चैप्टर खत्म हो गया, बता चैप्टर खत्म हो गया। मैंने आपको बस 3 चीजें नहीं करवाई, अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब और अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब। अब ये सुन लो क्या होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं ये वो एजम्पशंस होती हैं जिसके बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। कुछ एक कंसेप्ट ना परसीव कर जाते हैं, एज्यूम कर जाते हैं, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, मतलब जितना जहां जहां अकाउंटिंग हो रही है मान के चल रहे हैं हाँ यार ये लॉजिक सही है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो वर्ड कंसेप्ट जो है ना उसका मतलब क्या होता है, आइडिया या नोशन, जिसकी कह रहे हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हम इंटरप्रेट करते हैं ना वो इन कंसेप्ट के बेस के ऊपर करते हैं। और ये कंसेप्ट जो है इसके बेस के ऊपर अकाउंटिंग मेथड्स बनाए जाते हैं। कंसेप्ट बेसिकली वो बेसिक एजम्पशन है या कंडीशन है
जिसके बेस के ऊपर अकाउंटेंसी लेड करी गई है। अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, वो इन कंसेप्ट के बेस के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, जैसे बेटा फिजिकल साइंस के अंदर होता है, अनलाइक फिजिकल साइंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर ओनली रिजल्ट ऑफ ब्रॉड कॉन्सेंससनेस। ठीक है, मतलब जो आपकी कॉन्शियसनेस है, कंसेंसस है, उसके बेस के ऊपर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बनाए गए हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर नहीं है। अकाउंट साइंस में जो एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर साइंस बनाई जाती है वैसा नहीं है ये। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो फाउंडेशन है। किस चीज का फाउंडेशन है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। ध्यान रखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस बेस के ऊपर बनाए गए हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? वो एजम्पशन है जिसके बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? एक बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन जो कॉमनली एसोसिएटेड है किसके साथ? थ्योरी और प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग के साथ, कि अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। वो समझो एक तरह से गाइड है। एक तरह से क्या है? गाइड है कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है प्रोसीजर, जहां पर भी ऑल्टरनेटिव है वहां पर कौन सा प्रोसीजर सिलेक्ट करना है, उसका गाइड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रियल एजम्पशन के बेस के ऊपर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कंसिस्टेंटली हम उसको फॉलो करें। ठीक है, वो फ्यूचर प्रेडिक्शन को रिफ्लेक्ट कर पाए, और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए सभी यूजर्स के लिए। पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है बेटा, सीधी सी बात है। अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन, इन तीनों को मीनिंग पूछना मुझे नहीं लगता पूछेगा, बट मैं ये बोलूंगा लास्ट टाइम तो छोड़ के मत जाना। और आखिरी का है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो कहां से निकले हैं? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से, जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे गए हैं, ये कन्वेंशन जो होते हैं वो कैसे आते हैं? यूसेज और प्रैक्टिस के से ड्राइव हुए हैं। जो अकाउंटेंसी बॉडीज हैं वर्ल्ड की, वो क्या कर सकती हैं? वो चेंज कर सकती हैं किसी भी कन्वेंशन को, इंप्रूव करने के लिए अकाउंटिंग की क्वालिटी को। जैसे आज की डेट के अंदर हम बात करके चलें तो अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले क्या था, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ज्यादा मानते थे, बट आज की डेट में क्या होता जा रहा है? विद टाइम फेयर वैल्यू के ऊपर जा रहे हैं, कि भाई आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। तो जब तुम सीए फाइनल लेवल पे जाओगे ना, वहां पर तुम देखोगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा ही फेयर वैल्यू के कंसेप्ट के ऊपर इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन अगर तुम देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो ना हिस्टोरिकल कंसेप्ट के आसपास घूम रहे हैं। उसका बेस कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया का बेस फेयर वैल्यू। समझ आया बेटा? खत्म हो गया चैप्टर, मैंने ओवर कर दिया बेटा। मैंने बस एक टॉपिक इसके अंदर डिस्कस नहीं करा आप लोगों के साथ, वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लीज उसको खुद से रीड कर लेना, आपका ये चैप्टर हो गया ओवर। ठीक है जी, चलो वी आर एंडिंग द सेशन बेटा, थैंक यू सो मच।